कभी सोचा है कि किसी देश में कुल मिलाकर कितना पैसा होता है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे उस तरीके को जिसे अर्थशास्त्री कहते हैं मॉनेटरी एग्रीगेट्स। तो पूरी इकोनॉमी में आखिर पैसा है कितना? देखिए, ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही घुमावदार है। पता है क्यों? क्योंकि इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। सब कुछ इस बात पर टिका है कि हम पैसे का मतलब क्या निकालते हैं। इसको ना ऐसे समझिए जैसे पैसे के कई अलग अलग कंटेनर हैं। हर कंटेनर में एक खास तरह का पैसा रखा है और इकोनॉमिस्ट्स इन्हीं अलग अलग कंटेनरों को देखकर देश की आर्थिक सेहत का अंदाजा लगाते हैं। और इन कंटेनरों को समझने की जो चाबी है वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी या तरलता का सीधा सा मतलब है कि किसी भी चीज को कितनी आसानी से और जल्दी कैश में बदला जा सकता है। जैसे हमारी जेब में जो नोट पड़ा है वो सबसे ज्यादा लिक्विड है, भाई वो तो पहले से ही कैश है। तो चलिए अब इन कंटेनरों को एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत करते हैं पैसे की सप्लाई की सबसे बुनियादी, सबसे पहली परत से। ये वो पैसा है जिसे देश का सेंट्रल बैंक, जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सीधे कंट्रोल करता है। ये है M0, जिसे रिजर्व मनी भी कहते हैं। ये वो नींव है जिस पर पैसे की पूरी इमारत खड़ी होती है। इसमें वो सारे नोट और सिक्के आते हैं जो चलन में है, साथ ही बैंकों का RBI के पास जमा पैसा भी। इसे हाई पावर्ड मनी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी पैसे के दम पर बैंक आगे कई गुना ज्यादा पैसा यानी कि लोन बना पाते हैं। अब आते हैं अगले लेवल पर, M1 यानी नैरो मनी। आप इसे वॉलेट मनी भी समझ सकते हैं। ये वो पैसा है जो हम सबके पास तुरंत खर्च करने के लिए तैयार रहता है। इसमें पब्लिक के पास जो कैश है वो तो है ही, साथ में हमारे सेविंग्स और करंट अकाउंट में रखा पैसा भी शामिल है। तो M1 हमें असल में ये बताता है कि बाजार में कितना पैसा है जो तुरंत एक हाथ से दूसरे हाथ जा सकता है, मतलब जो एकदम रेडी टू स्पेंड है। ये एक तरह से इकोनॉमी की धड़कन है जो बताती है कि लेन देन कितनी तेजी से हो रहा है। ठीक है, तो नींव और पहली मंजिल तो हमने समझ ली। अब चलिए देखते हैं कि इसके ऊपर और कौन कौन सी परतें हैं। अब हम उस पैसे की बात करेंगे जो शायद जेब में तो नहीं, पर है बहुत जरूरी। अगला नंबर है M2 का। इसमें M1 वाली सारी चीजें तो हैं ही, साथ में पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में जमा पैसा भी जोड़ दिया जाता है। ये पैसा भी आसानी से मिल जाता है, बस शायद बैंक अकाउंट जितना तेजी से नहीं। और अब आता है सबसे अहम और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला माप, M3। इसमें M1 के साथ बैंकों में रखी हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी FDs को जोड़ा जाता है। ये वो पैसा है जो कुछ समय के लिए लॉक होता है, पर है तो सिस्टम का ही हिस्सा। M3 को ही ब्रॉड मनी के नाम से जाना जाता है और ये वो नंबर है जिस पर RBI और सरकार की सबसे पैनी नजर रहती है। इससे ही पता चलता है कि अर्थव्यवस्था में कुल पैसा कितना फैल चुका है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, एक आखिरी और सबसे बड़ा कंटेनर भी है जो हमें पैसे की सप्लाई की पूरी तस्वीर दिखाता है, और वो है M4। इसमें M3 के साथ साथ पोस्ट ऑफिस की सभी तरह की जमाओं को शामिल कर लिया जाता है। हाँ, बस इसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स यानी NSC को नहीं गिनते, क्योंकि वो पैसा लंबे समय के लिए लॉक हो जाता है, यानी वो बहुत कम लिक्विड होता है। तो देखिए, ये टेबल पूरी कहानी को एक नज़र में समझा देती है। M0 सबसे ज्यादा लिक्विड, मतलब सबसे आसानी से मिलने वाला पैसा है, और जैसे जैसे हम M1, M3 और M4 की तरफ बढ़ते हैं, पैसे की लिक्विडिटी कम होती जाती है। अच्छा, तो M0 से M4 तक की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन नंबरों का मतलब क्या है? इन्हें जानना इतना जरूरी क्यों है? मतलब एक सेंट्रल बैंक को इतने सारे अलग अलग मापों की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसका जवाब ही पूरे देश की आर्थिक सेहत का राज है। देखिए, होता ये है कि RBI जैसी संस्थाएं M3 की ग्रोथ पर लगातार नजर रखती हैं। अगर M3 बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो मतलब महंगाई का खतरा है, और अगर बहुत धीरे तो मतलब ग्रोथ रुक रही है। इसी डेटा के आधार पर वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब इंटरेस्ट रेट्स तय करते हैं, जिसका सीधा असर हमारे लोन, हमारी ग्रोथ और महंगाई पर पड़ता है। तो आसान भाषा में कहें तो ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये वो औजार हैं, वो स्टीयरिंग व्हील है जिससे सेंट्रल बैंक पूरी इकोनॉमी के जहाज को सही दिशा में चलाते हैं। और जाते जाते एक सवाल जरूर सोचिएगा,
जिस तरह से डिजिटल करेंसी और पेमेंट के नए-नए तरीके आ रहे हैं, क्या पैसे की ये परिभाषा हमेशा ऐसी ही रहेगी? और भविष्य में हम इसे मापेंगे कैसे? ये वो सवाल है जो आने वाले समय में पूरे अर्थशास्त्र को एक नया आकार दे सकता है।